Sam Limited has just paid a dividend of ₹2 per share and it is expected to grow at the rate 6% per annum. आफ्टर पेइंग, तो ये क्या हो गया, ये D0 हो गया है ना. आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स. It is expected that this project is of same risk as the existing project. The result of this project will start coming from the 4th year onwards from now. The dividends will be 2.50 per share and will grow at the rate 7% per annum. तो मैं बता देता हूँ जो सैम लिमिटेड है उसने अभी जो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है और जो पे किया है वो है ₹2 का, ठीक है. और ये एक्सपेक्टेड है कि ये लोग कि अब जो डिविडेंड है वो किससे ग्रो करेगा, 6% से ग्रो करेगा. बट जो बोर्ड डायरेक्टर्स है वो कह रहे हैं कि अगले 3 साल का जो एनुअल डिविडेंड है उसे हम रोक लेते हैं और एक प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, ठीक है. यानी फर्स्ट ईयर का डिविडेंड गया, सेकंड ईयर का भी डिविडेंड गया, थर्ड ईयर का भी डिविडेंड गया, और जो रिजल्ट है 4th ईयर से आना शुरू होगा. और जो 4th ईयर का जो डिविडेंड होगा वो ₹2.50 होगा. नहीं, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिला, सेकंड का नहीं मिला, थर्ड का नहीं मिला, 4th ईयर का कितना होगा डिविडेंड मिलेगा, ₹2.50 मिलेगा. और उसके बाद 4th ईयर से जो ग्रोथ रेट है वो 7% की शुरू होगी. मतलब 4th ईयर के एंड से शुरू होगी. मतलब जो 5वें साल है वहाँ से जो ग्रोथ रेट है कितनी होगी परपेचुटी के लिए, 7%, इनफाइनाइट तक चलेगी 7%, ठीक है. और एक इन्वेस्टर है उसके पास सैम लिमिटेड के 1000 शेयर है और वो चाहता है कि आने वाले हर साल, अभी क्या, अभी ईयर 0 है, तो आने वाले पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल उसको ₹2000 कम से कम उसको मिले. लेकिन शुरू के 3 साल, आने वाले जो 3 साल उसको ₹2000 का कुछ घंटा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं होगा तो मिलेगा कहाँ से, क्योंकि डिविडेंड तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट में लगा देंगे. तो आने वाले 3 साल में उसको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड ₹2000 लेने के लिए डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो मतलब अपने शेयर बेचने पड़ेंगे उसको. शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड. हमें ये दिखाना है कि किस तरीके से जो बोर्ड का जो डिसीजन है, किसका डिसीजन है, किस चीज़ का, कि प्रोजेक्ट को हम लोग इनिशिएट करेंगे अनदर प्रोजेक्ट को, तो उस डिसीजन से शेयर की जो मार्केट वैल्यू वो किस तरीके से अफेक्ट होगी. देखो, बात ये नहीं है कि बोर्ड का डिसीजन है तो मतलब उससे मार्केट वैल्यू कैसे अफेक्ट हो जाएगी. बात ये है कि जब बोर्ड का डिसीजन है तो ये बोर्ड डिसीजन लेने के बाद क्या करेगा कि अगले 3 साल का जो डिविडेंड है उसको रोक देगा, और जो ग्रोथ है फिर वो भी चेंज हो जाएगी 3 साल बाद. अभी 6% की चल रही है, फिर 7% की हो जाएगी. तो इस कारण से ये जो डिविडेंड जो रोकेंगे और जो 7% ग्रोथ रेट जो हो जाएगी 6% से जो 7% हो जाएगी, उस कारण से मार्केट वैल्यू में चेंज आएगा. तो वही हमसे पूछ रहा है कि बताओ मार्केट वैल्यू में क्या चेंज आएगा. Also show as to how the investor can maintain his target receipts from the investment for the first 30 years and improved income thereafter, given that the cost of the capital of the firm is 8%. यानी कह रहा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 8% है और इसको ₹2000 हर महीना चाहिए. तो अब ये किस तरीके से ₹2000 अर्न करेगा, हमने पहले बता दिया किस तरीके से करेगा. भाई उसके बाद डिविडेंड आने रहा तो शेयर बेचने पड़ेंगे, तो कितने शेयर और किस तरीके से बेचेगा कि उसको हर साल ₹2000 मिलता रहे. तो ये चीज़ हमें बतानी है. तो ये देखो, हमसे पूछा है कि जो शेयर की मार्केट प्राइस हो किस तरीके से अफेक्ट होगी अगर बोर्ड डिसीजन लेता है. तो देखो, मार्केट प्राइस जो बायर के हिसाब से जो मार्केट प्राइस होती है वो क्या होती है, जो फ्यूचर में आगे जो फ्यूचर में जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है उसका पीवी कर लो आज, और फिर जो पीवी करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो उसका मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए. उससे ज़्यादा बाहर देने को तैयार नहीं होगा. भाई जितना बेनिफिट उसको मिल रहा है उतना ही तो ज़्यादा वो पे करने के लिए तैयार होगा ना. तो देखो, ईयर 1 में कैश फ्लो कुछ नहीं मिला, ईयर 2 में कुछ नहीं मिला, ईयर 3 में कुछ नहीं मिला, ईयर 4 में कितना डिविडेंड मिलेगा, 2.5 का डिविडेंड मिलेगा. और ईयर 4 के बाद, यानी ईयर 5 से जो ग्रोथ रेट स्टार्ट होगी वो 7% की स्टार्ट होगी. यानी ईयर 4 के बाद के जो डिविडेंड्स है उनका जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू 4th ईयर के एंड में, यानी 4th ईयर के बाद जितने भी डिविडेंड मिलने वाले हैं उनका 4th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. तो ये आ रही 267.5. 267.5 कैसे आई वो देखो, 4th ईयर में जो टर्मिनल वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, या आप एक तरीके से मार्केट प्राइस भी कह लें. आपको डिविडेंड और मार्केट प्राइस का रिलेशन तो पता ही है ना, कि जितने भी फ्यूचर में डिविडेंड मिलेंगे उसका अगर हम प्रेजेंट वैल्यू अभी कर दें तो वही जो है शेयर की क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस हो जाएगी. तो जितने भी, यानी मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, जितने भी फ्यूचर में डिविडेंड्स मिलने वाले हैं उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें. यानी 4th ईयर पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं कि 5th ईयर ऑनवर्ड जितने भी हमें डिविडेंड मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 4th ईयर पे. तो ये फॉर्मूला रख दिया है ना, ये 4th ईयर का है तो डिविडेंड भी हमें 4th ईयर का चाहिए होगा. तो हमने इसमें फॉर्मूला फिगर में सारे फॉर्मूला डाल दिए
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 8% का है, ग्रोथ रेट कितना 7% है, 7% ग्रोथ रेट कैसे, क्योंकि जो 3 साल है, 3 साल के बाद यानी 5वें साल से जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो जाएगी, बता रखा ना कि 7% ग्रोथ रेट हो जाएगी चौथे साल के बाद से, तो 7% है। और 2.5 क्या है, डिविडेंड है चौथे साल का। तो जो फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड्स हमें मिलेंगे उसकी चौथे ईयर एंड पे जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 267.5, तो चौथे ईयर पे जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 267.5 और जो 2.5। अब इसकी ईयर 0 पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो पी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 8% का, उससे हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, देखो 4th ईयर पे कैसे करेंगे, इसी तरीके से निकालते हैं ना हम PVF 1 / 1.08, 4 साल है तो 4 बार ऊपर 4 लिखते हैं, इससे इंटू क्या था 0 0 0 और ये कितना हुआ 270, ₹2.5 प्लस 267.5 कितना हुआ 270, यानी 270 इंटू 1 / 1.08 फिर 4 इधर लिख दिया हमने, तो 198.46 आ गई। ये क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू, यानी मार्केट प्राइस अभी अगर बोर्ड डिसीजन लेता है तो कितनी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए 198.46। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि बोर्ड अगर डिसीजन लेता है तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। तो देखो ईयर एंड में कहता हूँ 0 1 2 3, इस पे मार्केट प्राइस हम सबकी निकाल लेते हैं। 270 रुपया मिलेगा टोटल, है ना। अब अभी मैं ईयर 0 पे खड़ा हूँ और जो 4th ईयर के एंड पे जो भी रुपया हमें मिलेगा मैं उसका PV कर रहा हूँ, तो मैं कितने से कितने ईयर जाऊँगा, 4 ईयर तक जाऊँगा, इसलिए तो 4 लिखा है। लेकिन अगर मैं ईयर एंड पे ईयर 1 मतलब अभी ईयर 0 पे खड़ा था, अभी ईयर 1 के एंड पे खड़ा हूँ, तब कितने से इंटू करना पड़ेगा, 1 2 3, तो इधर 3 आएगा। ईयर 2 पे खड़ा हूँ तो इधर 2 आ जाएगा, 1 पे खड़ा हूँ तो इधर 1 आ जाएगा, 3 पे खड़ा हूँ तो सॉरी 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ईयर 0 पे खड़ा हूँ तो इधर 4 आएगा, तो मार्केट प्राइस ईयर 0 पे कितना जाएगी 198.46, और इधर 1 पे ईयर एंड 1 पे आ गया मैं तो इधर 3 आ जाएगी, तो 270 इंटू 1 / 1.08 और ब्रैकेट में बंद करके इधर 3 पावर 3 आ जाएगी, तो 214.33। उसी तरीके से जैसे जैसे हम ईयर एंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो पावर है ये घटते जाएगी, तो आ जाएगा ईयर एंड पे। देखो सब मार्केट प्राइस निकले, ईयर अभी की मार्केट प्राइस 198.46 है, 1 साल बाद की मार्केट प्राइस, 2 साल बाद और 3 साल बाद की मार्केट प्राइस हमारे पास निकल गई। अब ये कह रहा है कि 2000 का जो टारगेट रिसीट है किस तरीके से मेंटेन करेगा। तो देखो ईयर 0 पे अब अगले 3 साल में इसको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना शेयर बेचेगा। तो पहले साल के एंड में इसे अगर 2000 रुपये चाहिए और ये शेयर की प्राइस है 214.33, तो कितने शेयर इसको बेचने पड़ेंगे, तो डिवाइड करोगे 2000 डिवाइड बाई 214.33 तो 9.33 आएगा। बट शेयर हम फ्रैक्शन में तो बेचते थोड़ी हैं, शेयर तो हम एब्सोल्यूट नंबर है उसमें बेचते हैं, तो यानी 10 शेयर बेचेगा, ये 10 शेयर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा 2143 रुपये में। उसी तरीके से दूसरे साल में 9 शेयर बेचेगा और तीसरे साल में 8 शेयर बेच देगा, यानी टोटल इसने कितने शेयर बेच दिए 27 शेयर बेच दिए, है ना। 10 9 + 8 = 27 शेयर बेच दिए इसके पास। तो तीसरे साल के एंड में, यानी जब ये तीसरे साल के एंड में जब ये बेच देगा 8 शेयर, तो 8 शेयर बेचेंगे और इसके पास कितने शेयर बचेंगे, 1000 शेयर थे, 27 शेयर बेच दिए तो 973 शेयर बच गए इसके पास। तो यही चीज़ है।